हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चंचल स्टडी जोन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में। आज हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एक्सप्लेन किया था, जिसकी समरी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसको मैं एक एक लाइन हिंदी में रीड करके एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया है, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे वीडियो को बीच बीच में पॉज करना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। पहेली एंड बूझो वन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूझो ये दो कैरेक्टर है जो हमें इस बुक में मिलेंगे। कभी पहेली क्वेश्चंस पूछती है, कभी बूझो क्वेश्चंस पूछता है। तो इन दोनों की क्वेरीज से रिलेटेड सारे चैप्टर्स, जितनी भी सब्जेक्ट की ये बुक्स हैं, उसमें आपको ये दो कैरेक्टर्स मिलेंगे ही। तो पहेली और बूझो ये इन दोनों ने, इनके स्कूल में कोई कंपटीशन था साइंस क्विज का, इसमें इन दोनों ने फर्स्ट प्राइज जीता था। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और उन्होंने ये जो प्राइज़ जीता उसके लिए वो बहुत एक्साइट थे कि इस प्राइज़ से जो उन्हें मनी मिली थी, प्राइज़ के रूप में जो मनी मिली थी, उससे वो कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. Figure 3.1। जब वो मार्केट गए, उन्होंने बहुत सारी वेराइटी के कपड़े देखे तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कपड़ा परचेस करना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा कपड़ा सॉफ्ट है, कौन सा नहीं है। ये सब हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि जो कुछ क्लॉथ्स, जिनको हम फैब्रिक्स भी कहते हैं, कॉटन के होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। कॉटन के और सिंथेटिक, ये दो वैरायटी के कपड़े शॉपकीपर ने उन्हें बताया। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसने कहा कि मेरे पास ऊन के मफलर भी हैं, शॉल भी है। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और सिल्क की साड़ी भी वहाँ पर थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूझो बहुत ही एक्साइटेड थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने हर एक कपड़े को टच किया और उसके फैब्रिक को फील किया कि कौन सा कपड़ा टच करने पर उन्हें कैसा फील हो रहा है। फाइनली दे बोट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फिर लास्ट में उन्होंने एक वूलन का मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। शॉपिंग करने के बाद जब वो वापस अपने घर गए तो उन्होंने अपने आसपास जो भी सराउंडिंग्स में जो भी उन्हें फैब्रिक्स दिख रहे थे या क्लॉथ्स दिख रहे थे, उन्होंने उसको नोटिस किया। दे फाउंड दैट बेडशीट, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics। उन्होंने देखा कि बेडशीट है, ब्लैंकेट है, कर्टेन से, टेबल क्लॉथ से, टॉवेल से एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। ये सब अलग अलग तरह के फैब्रिक्स से मिलकर बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। इवन उनके स्कूल बैग और जो गनी बैग्स होते हैं वो भी अलग अलग फैब्रिक से मिलकर बने थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक।
उन्होंने उसको टच कर कर उनके फैब्रिक को पहचानने की कोशिश करी, क्या वो कॉटन है या वूल के हैं या सिल्क है या सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी कुछ फैब्रिक को पहचान सकते हैं। यहाँ नीचे पिक्चर थी, ये क्लॉथ शॉप की पिक्चर है। एक्टिविटी 1 है विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। आपके घर के बाजू में या आसपास में कोई भी टेलरिंग शॉप है, वहाँ पर जाइए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, और जो वो शॉप वाले होते हैं, जो टेलर होते हैं, वो कपड़ा स्टिच करने के बाद जो भी लेफ़्ट ओवर, जो बचे हुए कपड़े रहते हैं या जो कटिंग रहती है, उनको वहाँ वो उन सबको आप कलेक्ट कीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और हर एक कपड़े को फील करिए टच करके। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, और टेलर की हेल्प से जो जो पीस को आपने टच करा है उनको लेबल कीजिए। कुछ फैब्रिक्स कॉटन के हैं, सिल्क के, वूल है, सिंथेटिक है, जिस भी तरह के आपको मटेरियल दिख रहे हैं वो पीस में, उनको आपको लेबल करना है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या आपको आश्चर्य होगा कि ये जो फैब्रिक्स है ये किससे बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस, जब भी हम किसी फैब्रिक या क्लॉथ को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक कंटिन्यू पीस में ही है। कंटिन्यू मतलब लगातार छोटे छोटे ऐसे पीसेस में है। नाउ लुक एट इट्स क्लोजली, आप उसे ज़रा बारीकी से पास से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं। फिगर 3.2 में आपको एक पिक्चर दिख रही है, इनलार्ज्ड व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक, एक फैब्रिक के उसको इनलार्ज बड़ा करके एक व्यू करके इस पिक्चर में दिखाया गया है। एक्टिविटी 2 सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपने एक कॉटन फैब्रिक को लेबल किया है, उस पीस को सिलेक्ट करना है। नाउ ट्राई टू फाइंड द लूज थ्रेड और यार्न, अब उसमें से आप ढूंढने की कोशिश करिए कोई लूज थ्रेड, मतलब जो टूटता हुआ धागा है या जो हल्का सा उससे बंधा हुआ है। यार्न मीन्स धागा। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट, किसी भी कॉर्नर पे आपको धागा दिखेगा, सिंगल धागा, उसको देखिए और उसे खींचिए बाहर की ओर। फिगर 3.3 इफ नो लूज yarns are visible you can gently pull one out with a pin or needle, अगर आपको कोई भी ऐसा धागे का एक सिंगल लाइन नहीं दिख रही है तो आप उसे जेंटली धीरे से पिन या निडल की हेल्प से उसमें आप ऊंचे से उठाएंगे तो वो एक धागा निकल कर आ जाएगा, जैसा इस पिक्चर में हमको दिख रहा है। फिगर 3.3 पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर, हम देखते हैं कि जो वो फैब्रिक होता है वो यार्न्स मतलब धागों, एक एक धागे के अरेंज होने से, जो साथ साथ में अरेंज रहते हैं धागे, उससे बनता है। व्हाट आर दिस यार्न्स मेड अप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें ये दिख गया है कि फैब्रिक में धागे होते हैं, अब ये धागे हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं। 3.2 है फाइबर। एक्टिविटी 3 टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, अब आप उस कॉटन फैब्रिक में से एक धागे का टुकड़ा लीजिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और उस टुकड़े को, जो धागे का टुकड़ा है, उसे एक टेबल पर रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, और उसके एक कोने को आप अपने अंगूठे से दबाइए। स्क्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ, और उसका जो सेकंड कोना है उसको हल्के से स्क्रेच करते हुए अपने उस लास्ट का जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक लेकर आइए। विथ योर नेल्स, अपनी नाखून की हेल्प से, एज शोन इन फिगर 3.4, जैसे 3.4 पिक्चर में हमें दिख रही है। स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स, do you find that at this end the yarn splits up into thin strands,
जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको एक और उस यार्न जो धागे का जो टुकड़ा है उसमें से और कई सारे धागे आपको निकलते हुए दिखाई देंगे, जो फिगर 3.5 में दिख रहे। यार्न स्प्लिट अप इनटू 3 स्ट्रेट्स। ये जो धागा है इसमें से भी और पतले पतले धागे निकल रहे हैं। You might have observed something similar when you try to thread a needle. आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा जब हम सुई के अंदर धागा डालते हैं। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. जब हम उसके अंदर धागा डालते हैं तो हमें जो उसका एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ उस थ्रेड में से कई छोटे छोटे महीन से स्ट्रैंड और छोटे छोटे कह सकते हैं महीन टुकड़े जैसे निकलते हुए दिखाई देते हैं। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। और ये जो महीन महीन से बारीक से टुकड़े दिखाई देते हैं, हमको स्ट्रैंड दिखाई देते हैं, वो उस नीडल में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड दैट इज़ कॉल्ड फाइबर्स। और वो जो महीन महीन से बारीक स्ट्रैंड्स होते हैं वो उस धागे के, उनको हम फाइबर्स कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि फैब्रिक्स yarn से बने होते। अब yarns के अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो फैब्रिक या क्लॉथ से वो यार्न से बनते हैं और यार्न्स आगे मिलके फाइबर से बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर ये आता है, वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये जो फाइबर्स है ये कहाँ से आते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर्स होते हैं वो हमें, जो हम कपड़ों में यूज़ करते हैं, जिससे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स और इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट ये जो एग्जाम्पल हैं कि इन्हें हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और वूल और सिल्क फाइबर्स जो हैं हमें एनिमल्स से मिलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शिप और गोट। और जो वूल होती है वो हमें भेड़ और बकरी के ऊपर जो रोएं दिखती, जो उनके हेयर होते हैं, उससे मिलती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। और हमें ये जो वूल है वो हमें रैबिट, याक और कैमल्स, इनके से भी मिलती है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और सिल्क फाइबर जो है हमें वो कोकून जो होता है, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, उसके कोकून से मिलता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. कई सालों से हम नेचुरल फाइबर्स का ही यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक, क्लॉथ्स बनाने में। इन द लास्ट 100 years और सो, लास्ट 100 साल या और उससे कुछ ज़्यादा साल पहले, फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। और जो कुछ सालों से, लगभग 100 सालों से पहले से जो हमें फाइबर्स मिल रहे हैं वो केमिकल सब्सटेंस के थ्रू मिल रहे हैं जो प्लांट और एनिमल के सोर्स नहीं होते। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। नेचुरल फाइबर जो प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जो केमिकल सब्सटेंस से मिल रहे हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। इनके कुछ एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। फर्स्ट है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने दिया जलाने के लिए
कोई बत्ती बनाई है या कभी आपने उसका यूज़ किया है? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विग्स? और ये बत्ती बनाने के लिए आप किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्स और पिलोस। और ये जो कॉटन वूल होती है इसका यूज़ हम मैट्रेसेस, क्विल्स और पिलो इनको भी भरने में यूज़ करते हैं, जिनसे हम रजाई, गद्दी, तकिए बनाते हैं। अब जो हम दिया जलाने के लिए जो बत्ती का यूज़ करते हैं वो कॉटन की ही बनी होती है, मीन्स रुई की। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। थोड़ी सी आप कॉटन वूल लीजिए और उसका जो लास्ट एजेस है उसको थोड़ा सा खींचिए और उसके जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक लाइए। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? The small thin strands that you see are made up of cotton fiber. आपको छोटे छोटे महीन बारीक स्ट्रैंड मिलेंगे जो कि कॉटन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। Where does this cotton wool come from? अब ये जो कॉटन वूल है ये कहाँ से आती है? It is growth in the fields. इसकी खेती की जाती है, खेत में उगती है, जिसे हम कपास की खेती बोलते हैं। Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. अब ये जो कपास की खेती होती है, कॉटन प्लांट्स होते हैं, ये यूजुअली ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट, जहाँ पे मिट्टी काली होनी चाहिए और क्लाइमेट गर्म होना चाहिए, वहाँ पर इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप कुछ स्टेट के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन ग्रो किया जाता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट या कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। इसके जो फ्रूट होते हैं कॉटन प्लांट के, जिसे हम कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, इनकी जो साइज़ होती है वो लेमन, एक नींबू के आकार की होती है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये पक्व हो जाता है, उसके बाद ये जो बॉल्स होती है वो बर्स्ट हो जाती है, मतलब खुल जाती है, और उसमें से जो सीड होता है, जो बीज होता है, जो उस कॉटन फाइबर को कवर करके रखता है, उसको हम देख सकते हैं, जिससे हमें यहाँ पिक्चर में दिख रहा है 3.6 में, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कोई कॉटन फील्ड या कॉटन की खेती देखी है जो जस्ट पूरी तरीके से मैच्योर हो गई और उसे हम तोड़ने ही वाले होते हैं? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। जब हम उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो खेत है वो बर्फ़ के जो स्नो होती है उससे वो कवर होते हुए हमें दिखाई देते हैं, जैसे फिगर 3.6 में अभी हमने यहाँ देखा है, नीचे इस तरीके से दिख रही है। ये जो रुई है ऐसा लग रहा है कि ये बर्फ़ है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। और इन बॉल्स से हम कॉटन को आसानी से हाथों से निकाल सकते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। और फिर उसके बाद जो फाइबर्स होता है उनको बीज से अलग किया जाता है। कौन सी मेथड के द्वारा? कॉम्बिंग, मीन्स कंघा करके, जैसे हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग। और इस प्रोसेस को हम जिनिंग कहते हैं, जिनिंग ऑफ कॉटन। फिगर 3.7 जिनिंग ऑफ कॉटन ये पिक्चर में हमें दिख रहा है। जिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर जिनिंग। पहले के टाइम पे ये जो जिनिंग की जो प्रोसेस होती थी वो हाथों से की जाती थी, लेकिन आजकल इनका यूज़ मशीन के थ्रू होने लगा है। सेकंड नंबर पे है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर हमें जो जूट प्लांट का स्टेम होता है, तना होता है, उससे हमें मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये जो बारिश की सीज़न होती है, रेनी सीजन होती, उस टाइम इसका कल्टिवेशन होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। और भारत में जूट जो होता है उसको सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में ग्रो किया जाता है।
द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, और इसको हार्वेस्ट उस समय किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर होता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, और ये इसकी जो स्टेम होती है जब हम इसे हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तो इसे कुछ दिनों के लिए पानी में रखा जाता है। स्टेम्स, रोड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और ये जो स्टेम्स और फाइबर्स है इनको हम हाथों से फिर अलग कर सकते हैं। फिगर 3.8 अ जूट प्लांट, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है जूट प्लांट का। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इज इट डन? कोई भी फैब्रिक्स या क्लॉथ बनाने के लिए जितने भी फाइबर्स हैं उन सबको सबसे पहले हमें यार्न, धागे में कन्वर्ट करना पड़ता है। हाउ इज़ इट डन, ये कैसे होता है? 3.4 है स्पिनिंग कॉटन यार्न। जो कॉटन यार्न जिसे हम चरखा कहते हैं उसकी हेल्प से हम इसे बना सकते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, आप भी इसे खुद ट्राई कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, अपने हाथ में कॉटन वूल को पकड़िए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, और दूसरे हैंड में जो आपका जो कॉटन है अपने थंब और फोर फिंगर की हेल्प से उसको पिंच करना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और फिर धीरे से सॉफ्टली तरीके से उसको बाहर निकालना है उसमें से कॉटन, वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, और जब बाहर निकाल रहे होते हैं तो उसे कंटिन्यूसली हमें ट्विस्ट करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? फिगर 3.9, क्या आप यार्न बनाने में एबल हैं? यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है फिगर 3.9, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। आपको इस तरीके से कॉटन को ट्विस्ट करते जाना है तो वो एक धागा यार्न के रूप में आपको दिख जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, और जो धागा होता है उससे फाइबर्स से हम जो धागा बना रहे हैं उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, और इस प्रोसेस में जो फाइबर्स होते हैं वो कॉटन वूल से हम ट्विस्ट करते जाएंगे तो वो हमें एक यार्न के रूप में मिलेगा। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, और ये जो प्रोसेस है फाइबर्स को साथ में बदलने की उसको हम यार्न कहते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल, एक सिंपल डिवाइस होती है स्पिनिंग के लिए जिसे हम हैंड स्पिंडल कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड तकली, जिसे हम तकली भी कहते हैं। फिगर 3.10 ये पिक्चर दिख रही है आपको। अनादर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, और एक और डिवाइस होता है स्पिनिंग के लिए जिसको हम चरखा कहते हैं। 3.11 फिगर ये दिख रहा है आपको चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने, हम जब वो उनकी किसी भी पुरानी पिक्चर्स को देखते हैं तो हमें वो चरखा चलाते हुए उनका एक पिक्चर ज़रूर दिख जाएगा, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर, क्योंकि गांधी जी हाथों से उस चरखे को चलाते थे। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। और उन्होंने लोगों को बहुत इनकरेज किया था कि वो अपने घर पर ही यार्न को बनाएं और उस कपड़े का यूज़ करें जिसे हम खादी कहते थे, और उसको बनाने के बाद जो ब्रिटेन की जो बड़ी बड़ी मिल्स फैक्ट्री होती थी वहाँ पर उसे इंपोर्ट किया जाता था। टू पॉपुलराइज्ड एंड प्रमोट खादी, क्यों किया जाता था? खादी को पॉपुलर करने के लिए और उसे प्रमोट करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज
कमीशन इन 1956। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने इसके लिए एक रूल्स कॉन्स्टिट्यूट बनाया जिसको हम खादी कहते थे, और विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जो यार्न स्पिनिंग है वो लार्ज स्केल पर स्पिनिंग मशीन की हेल्प से और ज़्यादा बढ़ गई है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और जब स्पिनिंग हो जाती है उसके बाद जो यार्न, जो धागे होते हैं, उनका यूज़ हम फैब्रिक या क्लॉथ बनाने में यूज़ करते हैं। 3.5 है यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे कई ऐसे रास्ते हैं जिनकी हेल्प से फैब्रिक्स जो हैं वो यार्न से कैसे बनाए जाते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। दो मेन प्रोसेस होती हैं, वीविंग और निटिंग। फर्स्ट है वीविंग। इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of 2 sets of yarns arranged together। एक्टिविटी 2 में आपने इसे पढ़ा था और नोटिस भी किया था कि जो एक फैब्रिक होता है वो 2 सेट ऑफ यार्न्स के आपस में अरेंज होकर जुड़ने से बनता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जो 2 सेट ऑफ यार्न होते हैं उनको आपस में जोड़ने से जो प्रोसेस के थ्रू हम बनाते हैं फैब्रिक, उसको हम वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। एक पेपर स्ट्रिप को हम वीव मतलब बुनना ट्राई करते हैं। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। 2 शीट लीजिए अलग अलग कलर की। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। और उन दोनों शीट को 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पीस में आपको कट करना है, लेंथ और विथ इक्वल होनी चाहिए। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब दोनों शीट को हाफ में फोल्ड करना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12a। आपको उसके ऊपर वन शीट मतलब जो पहली शीट है उसके ऊपर कुछ लाइन ड्रॉ करना है, जैसे आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है। पहले पिक्चर एक्सप्लेन कर लेते हैं। 3.12 वीविंग विथ पेपर स्ट्रिप्स। ए और बी आपको 2 यहाँ पर अलग अलग शीटें इस तरीके से लाइनें, और फिर हम उसे सी और डी प्रोसेस में देखेंगे। एंड ऑन द अदर एज शोन फिगर 3.12b। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। देन उसके बाद जो हमने लाइन बनाई है उसको हमें कट करना है जो डॉटेड लाइन से, और देन उसके बाद उसको अनफोल्ड करना है। व्यू द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रो द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। एंड जो आपको फिगर 3.12 दिख रहा है, पेपर स्ट्रिप्स को व्यू करना, एक के बाद दूसरी अरेंज करना है। फिगर 3.12d शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। और ये जो फिगर 3.12 हमें दिख रहा है, इस तरीके की स्ट्रिप्स लास्ट में बनकर तैयार हो जाएगी। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से सिमिलर मैनर में 2 सेट ऑफ यार्न आर जब हम उन्हें वापस बुनाई करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। और जो यार्न, जो धागे होते हैं वो हमारे जो पेपर की स्ट्रिप है उससे भी ज़्यादा महीन होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। फिगर 3.13। और ये जो वीविंग की जो प्रोसेस होती है ये लूम्स जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है, हैंडलूम जिसे हम कहते हैं, उस टाइप से की जाती है। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम्स होती है या तो हैंड ऑपरेटेड या तो हाथ से की जाती है, और पावर ऑपरेटेड या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है। नेक्स्ट है निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। क्या आपने कभी नोटिस किया कि स्वेटर्स कैसे बुने होते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक।
जो हम स्वेटर बुनते हैं उसमें जो सिंगल यार्न होता है वो फैब्रिक के लिए यूज़ किया जाता है। फिगर 3.14 यहाँ आपको निटिंग की एक पिक्चर दिख रही है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने कभी फटे हुए जो सॉक्स होते हैं उसमें से धागा को खींचा है? व्हाट हैपन्स, क्या होता है? अ सिंगल yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled। और वो जो सिंगल यार्न होता है, जितना आप उसे खींचते जाएंगे वो कंटिन्यूसली खिंचाता जाएगा जब तक वो अपने एंडिंग पॉइंट पर ना आ जाए। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग्स आइटम आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। और जो सॉक्स और जो स्वेटर होते हैं, ये जो क्लॉथ होते हैं, ये निटिंग फैब्रिक से की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। और ये जो निटिंग की प्रोसेस है ये भी दो तरीके से होती है, या तो हैंड के थ्रू या मशीन्स के थ्रू। पहली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut। पहली ये जानना चाहती है कि क्या आपने कोई ऐसा फैब्रिक देखा है जो कि कोकोनट होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसके फाइबर्स से मिलकर बना होता है। व्हाट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर? और ये जो फाइबर्स होते हैं ये नॉर्मली किस लिए यूज़ होते हैं? वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग की जो दोनों प्रोसेस होती हैं ये डिफरेंट काइंड के फैब्रिक बनाने में यूज़ होती है। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। और ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये अलग अलग वेराइटी के कपड़े बनाने में यूज़ करते हैं। 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अब हम इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स? पुराने समय में लोग कपड़ा बनाने के लिए किन मटेरियल का यूज़ करते थे? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्स। पुराने टाइम में हम जब पिक्चर्स पुरानी कुछ देखते हैं तो वो लोग उस टाइम पे जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनकी बार्क, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो बार्क जो होती है उनको यूज़ करते थे, या फिर कोई एनिमल की स्किन होती है या उनके फर होते थे उससे वो अपनी बॉडी को कवर करके रखते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। और जब लोग एग्रीकल्चर से जुड़ने लगे उसके बाद उन्होंने वीव और ग्रास इन दोनों को कंबाइन करके ट्विंग्स करके उसका मैट और बास्केट बनाना भी सीखा। वाइन्स, एनिमल्स फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। और जो वीन्स होती है या एनिमल के फ्लीज या हेयर होते उनको ट्विस्ट करके उसको लंबे स्ट्रेट धागे में बनाना उन्होंने सीखा। दिस वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। और फिर इन सब को बाद में उन्होंने फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे जो अर्ली इंडियंस लोग थे, जो पुराने समय की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो जो फैब्रिक्स होते थे वो पहनते थे जो कि कॉटन की ही होती थी। जो वहाँ आस पास का जो एरिया होता था गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र, वहाँ पर वो उगते थे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है जिससे हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. एंशंट इजिप्ट में कॉटन और साथ ही साथ जो फ्लैक्स होती है उसकी भी खेती की जाती थी नील नदी के पास किनारे, और उसका फिर यूज़ क्लॉथ या फैब्रिक बनाने में यूज़ होता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन। उस टाइम पे स्टिचिंग लोगों को नहीं पता थी। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। उस टाइम पे लोग सिंपली तरीके से जो कपड़े होते, जो फैब्रिक्स होते थे उनको अपने आसपास से लपेट लेते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड।
और जो ड्रेपिंग फैब्रिक्स होता था वो कई अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता था। विथ द इन्वेंशन ऑफ द सिविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। जब सुई का आविष्कार हुआ तब लोगों ने सिलाई के बारे में जाना और फिर वहाँ के बाद लोगों ने सिलाई स्टार्ट करी और उसके बाद वो कपड़ों को सिलकर उनको यूज़ करते थे। स्टिच क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस द इन्वेंशन। और उसके बाद और नए नए इन्वेंशन होते रहे, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ गए सिलाई में। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आज जो हम साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन जो साफ़ा उनका यूज़ करते हैं, वो जो फैब्रिक होता है वो अनस्टिच्ड होता है, यानी वो सिलाई में यूज़ नहीं होता है और फिर भी हम उसे अच्छे से रैप कर लेते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing item। जिस तरीके से हमारी कंट्री में लार्ज वेराइटी के फूड खाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारी कंट्री में अलग अलग वेराइटी के जो फैब्रिक या क्लॉथ्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा चार्ट दिख रहा है। कॉटन रोल्स से जिनिंग होगी, जिनिंग की प्रोसेस से फाइबर बनेगा, फिर फाइबर से स्पिनिंग की प्रोसेस करके यार्न बनता है और यार्न से लास्ट में जाकर फैब्रिक बनता है, दो प्रोसेस के थ्रू, या तो निटिंग से या वीविंग से। अब हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग और यार्न। समरी है, फर्स्ट है देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। सेकंड पॉइंट है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarn विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। थर्ड है फाइबर्स आर इधर नेचुरल और सिंथेटिक, कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स while nylon and polyester are some examples of synthetic fiber. Fourth, fibers like cotton and jute are obtained from plants. Fifth, the process of making yarn from fibers is called spinning. और लास्ट है सिक्स्थ, फैब्रिक फ्रॉम yarns is made by weaving and knitting। ये चैप्टर 3 की समरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपने इसमें हाइलाइटेड पॉइंट्स जो थे और जो कीवर्ड्स थे उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। मैं हर बार आपसे यही बोलती हूँ, आपको जो भी डाउट्स है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा। और आप किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इतना अपना जो एफर्ट लगा रही हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, इसलिए एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए। फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को ये वीडियो बहुत लेंदी भी लग रहे होंगे, क्योंकि जो मैंने चैप्टर 2 का वीडियो बनाया था वो बहुत लंबा वीडियो था। उस वीडियो को या जो आने वाले वीडियोस हैं उनको मैं पार्ट में भी डिवाइड कर सकती हूँ, बट अगर मुझे लग रहा है कि इतना टाइम तो हमें एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने में लगता ही है। जब हम क्लास में रहते हैं तो हमारे पास सफिशेंट टाइम होता है, 2-3 लेक्चर्स, इट मीन्स 2 और 3 डेज़ होते हैं, हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर हम इस वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं तो इसके भी हम पार्ट्स बना सकते हैं। अगर मुझे किसी चैप्टर में ऐसा लगेगा कि वो बहुत लेंथी हो रहा है तो मैं उसे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दूँगी। और मेरे चैनल को लास्ट एक बार और फिर मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा
और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। आप अगर कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ एटलीस्ट आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।